मित्रों, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड फिजिकल एजुकेशन की तैयारी हेतु वीआईपी शिक्षा चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आइए बिना समय गंवाए हम अपने मिशन की तरफ चलते हैं। मिशन है हमारा 100% सफलता का। और ये कौन सी 2024 में जो भी परीक्षाएं होंगी, जिस भी स्टेट में होंगी, राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड एवं हरियाणा आदि सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ओलंपिक ध्वज के 5 अलग अलग रंगों के 5 अलग अलग छल्ले दर्शाते हैं। मतलब ओलंपिक ध्वज में जो 5 अलग अलग छल्ले हैं वो क्या दर्शाते हैं। प्रश्न है ये: दुनिया की एकता, मानवों में भाईचारा, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और वैश्वीकरण। तो इनमें से जो क्या दर्शाते हैं, तो मित्रों ये जो छल्ले हैं ओलंपिक ध्वज के, ये दर्शाते हैं दुनिया की एकता। क्या दर्शाते हैं? दुनिया की एकता। दुनिया की एकता यानी जो भी देश हैं वो आपस में एक रहें। ओलंपिक ध्वज पर जो 5 अलग अलग छल्ले होते हैं वो होते हैं लाल, नीला, हरा, पीला और काला। ये इस रंग के होते हैं। 5 महाद्वीपों में जो महाद्वीप होते हैं वो यूरोप, एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका होते हैं। ठीक है, को ये दर्शाते हैं। ये दुनिया की एकता का मतलब है इनका। ठीक है, इस चिन्ह को 1920 ईस्वी में बेल्जियम के ओलंपिक में अपनाया गया था। जो चिन्ह था ये जो 5 देशों का, ये तो ये ओलंपिक में 1920 ईस्वी में बेल्जियम में अपनाया गया था। किस में? बेल्जियम में। बेल्जियम। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न रहा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा: इनमें से कौन सा एक भी ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता? यानी कौन ऐसा है जो ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता? तो मित्रों इनमें जो है हमारा वो है विटामिन। विटामिन ये है, ये ऊर्जा प्रदान नहीं कर सकता है। यानी कि विटामिन से जो ऊर्जा होती है, विटामिन से ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है। ये रासायनिक रूप में ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये क्या होते हैं? ये कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये जो उपापचयी क्रियाओं का जो उपापचयी क्रियाएं होती हैं उनका नियंत्रण करते हैं। इनका पाचन नहीं होता है। इसे ये जो रक्षात्मक रूप से खाद्य भी हैं। यानी रक्षात्मक रूप से इन्हें खाद्य कहते हैं। इन्हें भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है। इनको क्या है जो होता है, भोजन के रूप में लेना आवश्यक होता है, भोजन के रूप में। अगला प्रश्न है हमारा: रीढ़ की हड्डी में पार्श्व विचलन के माध्यम से मापा जाता है। यानी रीढ़ की हड्डी को पार्श्व विचलन के माध्यम से क्या मापा जाता है? तो इसमें जो मापा जाता है वो मापा जाता है स्केलियोमीटर। स्केलियोमीटर जो रीढ़ की हड्डी के जो विचलन है, उसकी जो दूरी है उसको मापा जाता है। रीढ़ की हड्डी के जो विचलन को स्केलियोमीटर इसके माध्यम से मापा जाता है। ये जो होता है स्केलोसिस एक असमानता को मापता है। यानी उनकी जो दूरी है वो जिसको असमानता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? असमानता। असमानता। अगला प्रश्न है हमारा वो है मोसोमॉर्फी। मोसोमॉर्फी की विशेषता होती है। जो मोसोमॉर्फी की विशेषता होती है वो क्या होती है? गर्दन छोटी और मोटी होती है, वसायुक्त ब्रेस्ट के साथ होती है और गर्दन मजबूत और लंबी होती है। गर्दन लंबी और पतली होती है। तो मित्रों इसमें से जो हमारा प्रश्न है वो मेल खा रहा है हमारा। ये है गर्दन मजबूत और लंबी होती है। ठीक है, मोसोमॉर्फी की जो ये विशेषता है, कौन सा है ये हमारा तीसरा नंबर है। ठीक है, अब अगला तीसरा है ये। और ये मोसोमॉर्फी इसका जो विचार दिया था, ये दिया था शेल्डन ने। किसने दिया था? शेल्डन ने। शेल्डन। ठीक है, इसका जो विचार दिया था वो शेल्डन ने विचार दिए थे। शेल्डन के अनुसार क्या है कि मोसोमॉर्फी शरीर के व्यक्ति और आमतौर पर
मजबूत और ठोस होते हैं, उनकी गर्दन मजबूत और लंबी होती है, उनके शरीर पर वसा की तुलना में मांसपेशियां अधिक होती हैं। शेल्डन के अनुसार ये 3 प्रकार की होती हैं। इसका एक प्रकार तो है कि मोसोमॉर्फी, और दूसरा प्रकार है एक्टोमॉर्फी, और तीसरा प्रकार है एंडोमॉर्फी। ठीक है, कौन सा प्रकार है इसका? एक तो पहला प्रकार है हमारा इसका जो होता है वो पहला प्रकार है हमारा कि मोसोमॉर्फी, एक तो हमारी मोसोमॉर्फी जो है ही है। दूसरा प्रकार होता है इसका एक्टोमॉर्फी। क्या होता है? एक्टोमॉर्फी। और ये पहला हो गया, और दूसरा हो गया हमारा एंडोमॉर्फी। कौन सा होता है? एंडोमॉर्फी। ठीक है, कौन सा होता है? एंडोमॉर्फी। अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सर्वप्रथम सीखने का सिद्धांत की खोज किसने की थी? जो हमारा सीखने के सिद्धांत की जो खोज की थी वो किसने की थी? तो इसका मित्रों ये है थॉर्नडाइक ने। ये हमें बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका है, और कई स्टेट में और एग्जाम, जो भी स्टेट में एग्जाम हुआ है, ये ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना इसकी 99% रहती ही है। ठीक है, इस प्रश्न की जो संभावना है वो 99% क्या है? रहती है। कौन से की? थॉर्नडाइक। सर्वप्रथम सीखने का सिद्धांत किसने दिया था? अगला प्रश्न है हमारा, हॉकी मैदान में 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है? जो हॉकी का मैदान है उसका 23 मीटर क्षेत्र कौन सा है? तो ये है मित्रों 22.90 गुणा 55 मीटर। ये है। ये क्या है? हॉकी के मैदान में हॉकी के मैदान की क्या है जो माप होती है वो 23 मीटर। हॉकी के मैदान में 23 मीटर क्षेत्र तथा और ये होता है 22.90 गुणा 55 मीटर होता है। और हॉकी के खेल के मैदान की माप अगर हम गज में मापेंगे तो वो होती है 100 मीटर गुणा 60 मीटर, यानी 100 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा। और अगर इसे हम मीटर में मापें तो मीटर में होता है 91 मीटर में जो होती है वो होती है मित्रों 91.40 मीटर में। जो अगर हमें इसको मापते हैं तो मीटर में होती है 91.40 मीटर लंबा, और जो उसमें इसकी चौड़ाई होती है वो 54.24 ये चौड़ा होता है, और ये 54.24 मीटर होती है इसकी चौड़ाई। ठीक है, अब प्रश्न आता है हमारा, फुटबॉल मैदान का गोल क्षेत्र होता है। जो फुटबॉल मैदान है उसका गोल क्षेत्र जो होता है वो होता है 6 गज गुणा 20 गज। 20 जो होता है गज होता है। ठीक है, अब इससे संबंधित समझते हैं। 20 गज होता है। अब जो फुटबॉल का जो मैदान का जो क्षेत्र होता है वो 6 गज और 20 गज। अगर हम इसको मीटर में देखें तो 5.5 यानी 5.5 और गुणे 18.32 क्या होता है? गज होता है। क्या होता है? गज होता है। अगर हम इसके फुटबॉल के जो जन्मदाता हैं, अगर हम जन्मदाता को लेके चलें तो इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है? इसके जन्मदाता जो है वो इंग्लैंड देश है। कौन सा देश है? इंग्लैंड देश। इंग्लैंड देश। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है, कार्डियोवैस्कुलर दक्षता निर्धारित करने का परीक्षण का नाम बताइए। यानी कार्डियोवैस्कुलर जो है उसकी जो दक्षता है उसका निर्धारण कौन करता है? तो मित्रों जो ये कार्डियोवैस्कुलर है ये किसके द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है हार्वर्ड टेस्ट द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? हार्वर्ड टेस्ट द्वारा मापा जाता है।
और जो इसकी जो खोज की थी, वो जो इसकी जो खोज की थी वो जिसकी जो वो ल्यूसन ब्रोहा ने इसकी खोज की थी। किसने की थी? ल्यूसन ब्रोहा ने की थी। ल्यूसन ब्रोहा ने की थी। ल्यूसन ब्रोहा। और साथियों इसकी जो खोज की थी वो कब की थी? तो ये की थी मित्रों 1943 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नियोजित भीम का चरण है, नियोजित भीम का प्रथम चरण है। तो नियोजित भीम का नियोजित सॉरी ये मिस्टेक हो गया था। ये नियोजित प्रक्रिया है यहाँ पर। नियोजित प्रक्रिया का प्रथम चरण है। तो मित्रों प्रथम चरण जो होता है इसका, वो होता है लक्ष्यों का निर्धारण। अगर हम कोई नियोजित ठीक ढंग से सिस्टमेटिक ढंग से अगर कोई हम वर्क करते हैं तो उसका नियोजन का जो सिस्टमेटिक ढंग से काम करने का तरीका होता है वो होता है लक्ष्यों का निर्धारण है। अब भविष्य और होता है इसकी भविष्य की रूपरेखा को तैयार करना, क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना। इसलिए नियोजन प्रक्रिया के उद्देश्य के लिए माना जाता है। ये नियोजित क्या है? नियोजन प्रक्रिया। इसकी जगह पर हम ये यहाँ पे लिखेंगे नियोजित प्रक्रिया। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो मित्रों ये बिना समय गंवाए इसको 42.195 किलोमीटर इसकी जो दूरी होती है। ठीक है, इसको याद रखना है। और 1921 में मैराथन दौड़ को मील में मापा गया था। तो मील में 26.2 मील यानी 26.2 मील। ठीक है ना, 26 पॉइंट मील। और अगर किलोमीटर में देखा जाए तो 42.195 किलोमीटर। ठीक है, ये जो दूरी है मानवीकृत है मील वाली, यानी मनुष्यों ने माना है इसको। लिखित में हमारी ये है। हॉकी कॉर्नर हिट कहाँ से ली जाती है? जो हॉकी कॉर्नर किट है, हॉकी कॉर्नर हिट कहाँ से ली जाती है? तो मित्रों ये हॉकी कॉर्नर है, ये 25 गज रेखा से ली जाती है। 25 गज रेखा से ली जाती है ये मित्रों। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, किस खेल में 3 सेकंड का यानी 3 सेकंड का नियम लागू होता है? तो वो कौन सा गेम है जिसमें 3 सेकंड का नियम लागू होता है? ये मित्रों है बास्केटबॉल। ठीक है, अब जो 3 सेकंड का नियम लागू होता है बास्केटबॉल में, और जब ये गेंद बास्केटबॉल के प्रयत्न के लिए उछाली जाती है तब ये 3 सेकंड का नियम उस पर काम करता है उस समय। ठीक है, जब ये 3 सेकंड का नियम बास्केटबॉल में लागू होता है, और ये नियम उस समय लागू नहीं होता है जब गेंद बास्केटबॉल के प्रयत्न के लिए उछाली जा रही है, लेकिन उस समय ये लागू नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खेल की शीर्ष फॉर्म पर निर्भर करती है, यानी जो खेल की शीर्ष फॉर्म है वो किस पर निर्भर करती है? ठीक है, जो खेल की जो शीर्ष फॉर्म है वो दैहिक सीमा पर निर्भर करती है। किस पर? दैहिक सीमा पर। दैहिक सीमा, दैहिक नहीं है, दैहिक सीमा है। ठीक है, दैहिक सीमा पर निर्भर करती है। अब क्या निर्भर करती है इसको हम देखते हैं। खेल की जो सबसे महत्वपूर्ण है, खेल की जो गति होती है और खिलाड़ियों की जो ताकत होती है और उसका जो अनुभव, उनके जो अनुभव होते हैं उस पर ये निर्भर करती है। किस पर? खिलाड़ियों की गति और खिलाड़ियों की ताकत और उनके अनुभव पर। ठीक है, किस पर? अनुभव।
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, सफलता और विफलता गतिविधियों को सीखने में किस से संबंध है? तो जो सीखने में जो संबंध है वो है प्राप्ति की लालसा। प्राप्ति की लालसा, प्राप्ति की लालसा, ये पहला प्रश्न है। प्राप्ति है मित्रों यहाँ पर, प्राप्ति की लालसा। ठीक है। अच्छा, अब हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। संस्थान की दीवार, संस्थान की चार दीवार के भीतर आयोजित की वाली, यानी संस्थान की चार दीवारों के जो अंदर आयोजित करने वाली जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको क्या बोलते हैं? इंस्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता। यानी यहाँ पर जो इंस्ट्रा आ रहा है, इन आ रहा है, इनका मतलब है मैं, और मैं का मतलब है अपने अंदर जो प्रतियोगिताएं होती हैं उनको इंस्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता कहते हैं। संस्थान के किसी संस्थान के बाहर जो प्रतियोगिता होती हैं अन्य संस्थानों में उनको एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रतियोगिताएं होती हैं। जो आउटडोर प्रतियोगिताएं होती हैं, मतलब जो बाहर जो आउटडोर प्रतियोगिता होते हैं वो होती हैं खो खो, कबड्डी, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी और फुटबॉल हुआ करती हैं। और जो इंडोर प्रतियोगिताएं होती हैं अंदर वाली, तो उनमें चेस, कैरम, डोमिनोस, कार्ड गेम, बिलियर्ड्स और स्कूनर जो प्रतियोगिता होती हैं वे ये होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। एथलेटिक्स व्यक्ति की विशेषताओं में से किसे छोड़कर सभी शामिल हैं? यानी एथलेटिक्स व्यक्ति है उसकी जो कौन क्या छोड़ करके उसमें अन्य सभी शामिल हैं। तो मित्रों ये है हमारा आत्मसमर्पण। आत्मसमर्पण को छोड़कर अन्य सभी हैं वो विश्वास, भयमूर्खता, लड़ने की भावना, ये क्या है? ये सभी शामिल हैं उसमें। ठीक है, किसे छोड़कर सभी शामिल हैं। आत्मविश्वास, आत्मविश्वास की जो निम्न विशेषताएं होती हैं, एक तो इसमें आत्मविश्वास तो है ही है, एक है अनुशासन है, दूसरा है बेहतर बनने के लिए प्रेरित होना, यानी बेहतर बनने के लिए प्रेरित होना, और एक है ध्यान केंद्रित करना। अगला है समय का प्रतिबंध होना, यानी बिल्कुल समय का ध्यान में रखना, समय का प्रतिबंधित होना, नियम का पंक्चुअल होना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 18 प्रश्न है ये। निम्न में से क्या खेल कार्यक्रम का पहला कदम है? जो खेल का कार्यक्रम है उसका जो सबसे पहला कदम होगा वो क्या होगा? योजना का बनाना। अगर बिना योजना बनाए आप कोई काम करोगे तो आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इसलिए जो पहला कदम होगा इसमें वो होगा योजना का बनाना, और योजना को पूर्व में ही निर्धारण कर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए? पूर्व में ही उसको योजना को बना लेना चाहिए। अगला हमारा है एक्स्ट्राम्यूरल कार्यक्रम में छात्रों की भावना उत्पन्न करता है। छात्रों की कैसी भावना छात्रों को उत्पन्न करता है? तो मित्रों अगर एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता होगी तो उसमें एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता होगी तो उसमें एक्स्ट्राम्यूरल प्रतियोगिता होगी तो उसमें कैसी भावना उत्पन्न करेगा? वो उसमें छात्रों के प्रति भागीदारी की भावना को उत्पन्न करता है। ठीक है। और ये किसी जो संस्थान होते हैं, कॉलेज होते हैं, छात्र होते हैं, उनमें ये प्रतियोगिता कराई जाती है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। किसी भारतीय कप्तान को ओलंपिक के दौरान पहली बार जीत के स्टंट पर चढ़ने का अवसर मिला। तो जो पहली बार चढ़ने का जो अवसर मिला था, जीत का अवसर, वो किसी ओलंपिक में भारतीय जो कप्तान थे हमारे वो थे जयपाल सिंह। कौन थे मित्रों? ये थे वो जयपाल सिंह। ठीक है। लेकिन मिला कब था? खास बात एक ये भी है, मिला था 1928 को। 1928 को ओलंपिक जीत के स्टंट पर चढ़ने का इन्हें अवसर मिला था। इन्होंने भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था उस समय। नेक्स्ट प्रश्न आ रहा है हमारा 21वां 21। प्रतियोगिता योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? प्रतियोगिता की योजना के ब्लूप्रिंट को क्या कहा जाता है? तो मित्रों ये जो प्रतियोगिता हुई थी, प्रतियोगिता के ब्लूप्रिंट को कहा जाता है रणनीति। क्या कहा जाता है? रणनीति। अगर बिना रणनीति बनाए कोई काम करोगे तो आप उसमें सफल नहीं हो पाओगे। ठीक है। और इसमें उसका
और उसका आपको रणनीति और उसका आपको मैप भी तैयार करना है, जिससे जिससे जो जो हमारा जो रणनीति है उसको और सरल बनाया जा सके, जिसे ब्लूप्रिंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लूप्रिंट। ठीक। अगला प्रश्न है हमारा 22 प्रश्न हमारा, और ये है, पहले विशेष ओलंपिक की मेज़बानी किस देश ने की थी? जो पहला हमारा जो विशेष ओलंपिक हुआ था, जो उसकी मेज़बानी जो की थी वो किस देश ने की थी? तो मित्रों वो की थी अमेरिका ने। किसने की थी? अमेरिका ने। और वो कब की थी? तो मित्रों वो की थी 1968 में। कब की थी? 1968 ईस्वी में। अगला प्रश्न है हमारा, ओलंपिक का प्रत्येक चिन्ह किसने डिजाइन किया है? ओलंपिक का जो चिन्ह है वो किसने डिजाइन किया था? जो कौन हमारे जो ओलंपिक के जो जो थे, उन्होंने किसने ये जो हमारा जो था वो चिन्ह डिजाइन किया था? तो मित्रों वो किया था पियरे डी कोबर्टियन ने। किसने किया था? पियरे डी कोबर्टियन ने किया था ये तैयार। और ये कब किया था? तो ये किया था मित्रों 1913 ईस्वी में। कब किया था? 1913 में किया था। और ये कोबर्टियन के द्वारा, ये इसको पियरे डी कोबर्टियन के द्वारा ही इसको बनाया गया था। ठीक है। अब है हमारा अगला प्रश्न है मित्रों हमारा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय ओलंपिक संघ के जो अध्यक्ष थे वो नरेंद्र ध्रुव बत्रा थे। कौन थे? नरेंद्र ध्रुव बत्रा। अच्छा, ये इन्होंने वर्ष 2017 में भारतीय ओलंपिक संघ का अध्यक्ष भी बनाया गया था इनके लिए। और ये वर्तमान में 2020 में ये भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष बने भी थे ये। कब? 2020 में। ठीक है। कौन थे? नरेंद्र बत्रा। अगला प्रश्न है हमारा, शहर ओलंपिक स्थित है। तो मित्रों ये जो कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है यूनान में। कहाँ पर स्थित है? ये यूनान में स्थित है ओलंपिक शहर। अच्छा, और एक चीज़ और है, जो ओलंपिक का जो गेम खेला गया था, तो पहली बार जो ओलंपिक गेम था वो यूनान के ओलंपिक में ही, ओलंपिक जो नगर है उसी में खेला गया था। कहाँ खेला गया था? ओलंपिक नगर में ही। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आइए। अब शिक्षकों को छात्रों अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में शिक्षा का कौन सा दर्शन परिभाषित करता है? ठीक है। तो ये करता है छात्रों के लिए जो परिभाषित करता है वो करता है आदर्शवाद जो है वो करता है। अब शिक्षा के आदर्शवाद के दर्शन में शिक्षकों को छात्रों और अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, जबकि ये प्रकृतिवाद और यथार्थवाद और अस्तित्ववाद शिक्षक को छात्रों के अनुकरणीय व्यक्ति के रूप में दर्शन, और इस शिक्षकों का जो दर्शन है वो परिभाषित नहीं किया जाता है। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, शारीरिक शिक्षा प्रत्येक नागरिक को मौलिक अधिकार है, जिसे इसे शामिल किया गया था। तो इसे कहाँ शामिल किया था? क्या है ये? तो ये है मित्रों यूनेस्को चार्टर। ठीक है। मौलिक अधिकार के रूप में इसे शामिल किया गया था। तो किसे शामिल किया गया था? ये यूनेस्को चार्टर में। हॉकी का मैच कैसे प्रारंभ होता है? तो मित्रों जो हॉकी का मैच है वो कैसे प्रारंभ होता है उसको देखेंगे। तो पीछे पास देकर कैसे प्रारंभ होता है? पीछे पास देकर ये मैच जो है वो प्रारंभ होता है। सभी हॉकी मेंटन सेंटर स्पोर्ट के एक पुशबैक
से शुरू होते हैं और मैदान के केंद्र में एक खिलाड़ी कब्जे में गेंद तथा दो टीमें मैदान के अपने संबंधित पक्षों पर लाइन अप करती हैं। क्या करती हैं? लाइन अप करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, भारत में खेल प्रशिक्षक को दिए जाने वाला उच्चतम पुरस्कार है। तो मित्रों, जो भारत में जो उच्चतम पुरस्कार है खेल प्रशिक्षक को जो दिया जाता है वो दिया जाता है द्रोणाचार्य पुरस्कार। क्या दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार। ठीक है। कौन सा दिया जाता है? द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है। हम नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। द्रोणाचार्य पुरस्कार, अच्छा, इसमें क्या मिलता है? इसमें 15 लाख रुपए मिलते हैं। प्रशिक्षक को कितने मिलते हैं? 15 लाख रुपए। और इस जो पुरस्कार है ये कब से प्रदान किया जा रहा है? तो ये मित्रों जो ये किया जा रहा है ये 1985 से किया जा रहा है। कब से? 1985 से। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, SAI के पदेन अध्यक्ष हैं। तो जो पदेन अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं वो होते हैं। कौन होते हैं? भारत के प्रधानमंत्री। ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1984 में हुई थी। कब हुई थी? 1984। ठीक है। इसे वर्तमान और जो इसके महानिदेशक हैं वर्तमान के, पहले जो महानिदेशक थे वो थे संदीप प्रधान। कौन थे? संदीप प्रधान। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। विंटर ओलंपिक किस वर्ष में शुरू किए गए थे? जो विंटर ओलंपिक हैं वो कब शुरू किए गए थे मित्रों? बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ये किए गए थे 1924 ईस्वी में। और कहाँ किए गए थे? फ्रांस के चोमोनिक्स में ये प्रतियोगिता हुई थी, वहाँ पर शुरू किए गए थे ये। अच्छा, अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो है निम्नलिखित में से, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। वो है हमारा, निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम अनुक्रिया का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन अनुप्रक्रिया का प्रकार नहीं है? कृत्रिम अनुप्रिया नहीं है ये मित्रों, यहाँ पर है अनुप्रेरणा। क्या है? अनुप्रेरणा। ठीक है। और वो होता है पुरस्कार एवं दंड। क्या होता है? पुरस्कार एवं दंड। और इसके निम्नलिखित और भी भाग होते हैं। इसके भाग होते हैं कि दंड एवं पुरस्कार तो हमारा है ही है, और एक है सहयोग परिपक्वता। तीसरा नंबर है वो होता है मित्रों लक्ष्य, और एक और भी है वो है आदर्शवाद, और है भाग लेने का अवसर। ये इसके जो है अप्रेरणा का जो प्रकार है वो होते हैं इसके। ठीक है। इसके ये इसमें नहीं आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खेल में लगने वाली चोट पर एथलीट को प्रदान किया गया उपचार कहलाता है। तो खेल में जो चोटें लगती हैं उन पर जो उपचार दिया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मित्रों क्रायोथेरेपी। क्या कहते हैं? क्रायोथेरेपी। ठीक है। इससे क्या होता है, जो मांसपेशियों का जो खिंचाव है वो ठीक हो जाता है। ठीक है। पीठ दर्द और जैसे पीठ दर्द, हृदय संबंधी जो बीमारी होती हैं उनका भी उपचार इससे किया जाता है। किससे? क्रायोथेरेपी से। जॉगिंग की तरह साइकिलिंग का एक हिस्सा है। जॉगिंग की तरह जो साइकिलिंग का जो हिस्सा है, एक हिस्सा मानेंगे उसको, वो मानेंगे निरंतर प्रशिक्षण। क्या मानेंगे? निरंतर प्रशिक्षण, जिसे साइकिलिंग कहते हैं। और जैसे निरंतर प्रशिक्षण के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? एक तो आता है जॉगिंग। क्या आता है? जॉगिंग।
जॉगिंग। और आता है तैराकी। क्या आता है? तैराकी। और आता है साइकिलिंग, जो साइकिलिंग जो है ये निरंतर प्रशिक्षण, साइकिल चलाना, ये भी इसी के अंतर्गत आता है। माइकल फेरेरा फेरेरा किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो माइकल फेरेरा जो है वो जुड़ा हुआ है बिलियर्ड से। किस से जुड़ा हुआ है? बिलियर्ड से। अब बिलियर्ड से क्या होता है? ये 3 बार एमेच्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप जीता है इसने जॉगिंग में। इसमें क्या नाम है? माइकल फेरेरा ने। उन्होंने वर्ष 21 में पद्मश्री पुरस्कार जीता था। 1973 में अर्जुन पुरस्कार जीता। वर्ष 1983 में पद्म भूषण पुरस्कार जीता। और वर्ष 2001 में द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? माइकल फेरेरा ने। अच्छा, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, फेफड़ों की क्षमता को साधारणतया मापा जाता है। जो फेफड़ों की जो क्षमता है वो साधारणतया मापा जाती है, किससे मापी जाती है मित्रों? फेफड़ों की जो क्षमता है वो किससे मापी जाती है? तो वो मापी जाती है, बताइए, फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है स्पायरोमीटर द्वारा। किसको द्वारा मापी जाती है? स्पायरोमीटर द्वारा। ठीक है। थर्मामीटर द्वारा बुखार नापा जाता है। थर्मामीटर द्वारा कौन मापा जाता है? बुखार मापा जाता है। और बैरोमीटर द्वारा वायु के दाब को मापा जाता है। ठीक है। बैरोमीटर द्वारा क्या मापा जाता है? वायु को दाब को मापा जाता है। लेकिन इसका जो फेफड़ों की क्षमता को मापा जाता है ये स्पायरोमीटर द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले एथलीट कौन थे? तो पहले एथलीट जो पद्मश्री पुरस्कार से जो सम्मानित होने वाले पहले एथलीट थे मिल्खा सिंह। कौन थे? मिल्खा सिंह। ठीक है। इन्हें वर्ष 1959 में, कब? 1959 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। पद्मश्री पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत होता है? जो स्रोत होता है, नेक्स्ट कौन सा स्रोत होता है? वो स्रोत होता है पाठ्य पुस्तकें। ठीक है। कौन सा होता है? पाठ्य पुस्तकें। अब नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कोहनी संधि द्वारा कौन सी गति नहीं की जा सकती? ठीक है। तो ये मित्रों, घूर्णन गति कोहनी संधि द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एग्रोग्राफ मापता है। जो एग्रोग्राफ है वो क्या मापता है? एग्रोग्राफ मापता है, वो मापता है मांसपेशियों की सहनशीलता। क्या मापता है? मांसपेशियों की सहनशीलता। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 42वां यानी 42 प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ओलंपिक आदर्श वाक्य, जो ओलंपिक का आदर्श वाक्य दिया था, वो दिया था मित्रों काउबेटियन ने। ठीक है। किसने दिया था? काउबेटियन ने। और इसकी स्थापना जो हुई थी 1884 ईस्वी में ही थी। इनका पूरा नाम है पियरे डी कॉबेटियन। पियरे डी कॉबेटियन। और 1824 में इन्होंने ओलंपिक खेल के लिए आदर्श वाक्य जो दिया था वो है तेज, उच्चतर और मजबूत। 3 वाक्य दिए थे, तेज, उच्चतर और मजबूत। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है? तो वो है मित्रों एम डिसूजा। कौन है? एम डिसूजा। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली जो महत्वपूर्ण जो खिलाड़ी है वो एम डिसूजा है। एम डिसूजा ने अर्जुन पुरस्कार 4 वर्षों में उत्कर्ष जो सबसे ज़्यादा पहला स्थान प्राप्त किया था, प्रदर्शन किया था इन्होंने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वॉलीबॉल में स्मैशिंग किस नाम से जानी जाती है? तो वो जानी जाती है स्पाइकिंग। क्या जानी जाती है? स्पाइकिंग। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, एक
परिस्थिति में दूसरी परिस्थिति में सीखना क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है अधिगमन का स्थानांतरण। क्या कहलाता है? अधिगमन का स्थानांतरण। एक परिस्थिति दूसरी परिस्थिति में सीखने का जो होता है, पहले सीखे गए कार्य द्वारा अधिगम पर सकारात्मक या नकारात्मक प्रभाव अधिगम स्थानांतरण कहलाता है। ये सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। किसने दिया था ये सिद्धांत? ये सिद्धांत जो दिया था वो थॉर्नडाइक ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न है, एक एक्टोमोर्फ व्यक्ति के पास होता है, एक जो एक्टोमोर्फ है वो व्यक्ति के पास होता है, वो क्या होता है? पतला और स्प्लेंडर फ्रेम। पतला और स्प्लेंडर फ्रेम जो होता है, ठीक है। ये एक्टोमॉर्फ शरीर एक प्रकार का शरीर है। इसमें क्या होता है? पतला शरीर और छोटे कंधे, सपाट छाती और एक नाजुक हड्डी से संरचना होती है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, व्यायाम से संबंधित तनाव फ्रैक्चर हड्डियों में होता है। व्यायाम से संबंधित जो तनाव फ्रैक्चर जो हड्डियों में होता है वो क्या कहलाता है? बाहों में। वो आता है, वो कहाँ आता है? वो बाहों में आता है, ठीक है। बाहों में जो फ्रैक्चर आता है, अब इसमें आता है थकान फ्रैक्चर सामान्य रूप से लोचदार हड्डी और एक असामान्य तनाव के कारण उत्पन्न होता है। तनाव फ्रैक्चर दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 कम जोखिम, नंबर 2 उच्च जोखिम, ठीक है। नंबर 1 कम जोखिम और नंबर 2 उच्च जोखिम, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बोली किस खेल से संबंधित है? बोली नहीं है, बुली है ये, बुली शब्द है ये, ठीक है। बुली किस खेल से संबंधित है? तो बुली तो आँख बंद करके मीच का लगा दो है, ये हॉकी से संबंधित है। बुली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम बुली शब्द का प्रयोग हॉकी खेल से संबंधित होता है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, स्प्रिंटिंग दौड़ में कौन सा महत्वपूर्ण कारक नहीं है? स्प्रिंट दौड़ में जो महत्वपूर्ण कारक है वो कौन सा नहीं है? तो वो नहीं है, स्प्रिंट दौड़ में महत्वपूर्ण कारक नहीं है पेशियों की सहनशीलता। कौन नहीं है? पेशियों की सहनशीलता। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या रीढ़ की हड्डी की चोट से संबंधित नहीं है? जो रीढ़ की हड्डी की जो चोट है उससे संबंधित नहीं है, तो क्या नहीं है? तो वो नहीं है मित्रों एब्रेजन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट शामिल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा इवेंट शामिल नहीं है? तो वो नहीं है डिस्कस थ्रो। क्या नहीं है? डिस्कस थ्रो नहीं है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, खेल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाने वाला पुरस्कार है। जो खेल में जो पुरस्कार दिया जाता है उत्कृष्ट प्रदर्शन, वो दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। क्या दिया जाता है? अर्जुन पुरस्कार। अर्जुन पुरस्कार जो भारत में अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी वो थी मित्रों एम डिसूजा। कौन थी? एम डिसूजा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, वो है इंसुलिन। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इंसुलिन स्रावित होता है। तो इंसुलिन जो स्रावित होता है वो होता है अग्नाशय से। क्या होता है? अग्नाशय से होता है नेक्स्ट इंसुलिन स्रावित। और ये क्या होता है? एक प्रकार का हार्मोन होता है जिसका निर्माण अग्नाशय में ही होता है। इसके इंसुलिन के माध्यम से ही रक्त शर्करा की ऊर्जा में परिवर्तित होती है। जो रक्त शर्करा होती है वो ऊर्जा में परिवर्तित होती है। किसके द्वारा होती है? इंसुलिन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस है वो मनाया गया था 21 जून 2015 ईस्वी को, ठीक है। 21 जून 2015 ईस्वी को मनाया जाता है। ये भारत के प्रधानमंत्री ने
भारत के प्रधानमंत्री ने वर्ष 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की थी। कब की थी? 2014 में। और ये 21 जून 2015 को 15 से ही इसे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में ही अपना लिया गया है। 21 जून 2015। भारत का जो राष्ट्रीय खेल है वो मित्रों क्या है? वो है हॉकी। क्या है? ये भारत का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है। निम्नलिखित में से अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है, जो अनुवांशिक अनुमोदन माना जाता है वो किसको माना जाता है? वो माना जाता है मित्रों गति के लिए। ठीक है। शारीरिक विशेषताओं के साथ साथ वंशानुक्रम और स्वास्थ्य के मुद्दे भी हो सकते हैं इसमें। ठीक है। इसमें अनुवांशिक के जो स्वास्थ्य के मुद्दे भी हो सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ग्रीवा संधि का उदाहरण है। तो जो ग्रीवा संधि का जो उदाहरण है वो क्या है मित्रों? ग्रीवा संधि का जो उदाहरण है वो है पिवट संधि। क्या है? पिवट संधि। अब इसके जो दो प्रकार भी होते हैं इसके, और पहला पॉइंट है संधि शरीर के उन स्थानों को कहते हैं, जो शरीर का संधि वो स्थान होते हैं जहाँ दो अस्थियाँ एक दूसरे से मिलती हैं, जैसे कंधे या कोहनी। और एक और है कूल्हे की संधि। अच्छा, दूसरा जो है वो ग्रीवा की संधि। ग्रीवा की संधि अस्थियों को एक ही धुरी पर घूमने की अनुमति देता है। ठीक है। अस्थियों को एक ही बिंदु पर घूमने की अनुमति देता है। ये कौन सी संधि होती है? ये देखिए दो पॉइंट है। कौन से पॉइंट है? ये ग्रीवा संधि। प्रकृतिवाद के जनक हैं। तो प्रकृतिवाद के जो जनक हैं वो हैं रूसो। कौन है? ये रूसो को प्रकृतिवाद का जनक माना गया है। प्रकृतिवाद में विचारक और बुद्धि को इन्होंने विशेष महत्व दिया है, बहुत ज़्यादा महत्व दिया है। प्रकृतिवादी जो हैं आत्मा और परमात्मा स्पष्ट प्रयोजन इत्यादि में विश्वास नहीं करते हैं। ये आत्मा और परमात्मा में ये स्पष्ट प्रयोजन है इनका, और उसमें विश्वास ये नहीं करते हैं। खेल प्रशासन का सबसे अच्छा तरीका है, जो खेल प्रशासन है उसका सबसे अच्छा तरीका है जनतंत्रवादी। क्या है? जनतंत्रवादी। जो खेल प्रशासन, जबकि ये जो होता है ये निरंकुश तानाशाह और जो होता है अबंध नीति खेल प्रशासन का सही तरीका ये नहीं है। जनतंत्र वातावरण में रहने से सभी को अपने अनुसार खेलने का मौका मिल सकता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा शिक्षा का इंटर्नशिप प्रदान करता है। जो शिक्षा का इंटर्नशिप प्रदान करता है वो करता है प्रैक्टिकल कोर्स में। किसमें करता है? प्रैक्टिकल कोर्स में। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा निम्नलिखित में से किसी ड्रग पर प्रतिबंध नहीं है। यानी कौन सा ड्रग है उस पर, जो पीने वाला जो कौन सा ड्रग है इनमें से वो जिस पर प्रतिबंध नहीं लगाया सरकार ने। तो मित्रों आप सभी को पता है इनमें से, देख लो। सबसे पहले है शराब, सबसे पहले दिख रहा है ये। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। तो न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो मित्रों वो है त्वरण का नियम। क्या है? त्वरण का नियम। ठीक है। अब जो त्वरण का नियम है इसमें क्या है? न्यूटन की गति का प्रथम नियम है और तीसरा नियम ठीक इसके विपरीत है। ठीक है। क्या है? तीसरा नियम इसके ठीक विपरीत है। ये थे मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न फिजिकल एजुकेशन के, और ये सभी एग्जामों में आएंगे। एक एक प्रश्न से कई प्रश्न बनाए हैं, और ठीक है इनको तैयारी करते रहिए और सफलता निश्चित मिलेगी। ठीक है, और खुश रहिए।